हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, आपका जेडी जेलो का एग्जाम बहुत नजदीक है और आपका कोई भी ऐसा एग्जाम है जिस पर राजस्थान स्टैंप एक्ट पूछा जाता है, तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही रैपिड रिवीजन। ठीक है, अगर आपको इसको डेप्थ में पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने इसकी सीरीज जो है अपलोड कर दी है। आज हम वन शॉट में जितना भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो डील करेंगे। मैं भी बता रही हूँ, मैं मेजर जो इसका इंपॉर्टेंट एरिया है वही डील करूंगी, एक एक चीज डील नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ राजस्थान स्टैंप एक्ट की, ठीक है, तो ये राजस्थान स्टैंप एक्ट है। इसमें कितने टोटल सेक्शन है? 91। टोटल कितने चैप्टर है? 8। एनफोर्समेंट में कब आया? 27 मई 2004 को। और इसमें कितने शेड्यूल है? इसमें एक ही शेड्यूल है। बेयर एक्ट अपने पास रख के बैठ जाना। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट इसका जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साथ के साथ बताते हुए आपको चलूंगी। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ स्टैंप एक्ट की, तो भाई स्टैंप एक्ट क्यों जरूरी होता है? ताकि सरकार को रेवेन्यू मिल सके। ठीक है, ताकि सरकार को रेवेन्यू मिल सके, इसलिए तो स्टैंप एक्ट को बनाया गया। और दूसरी क्या बात है, ताकि जो कोई डॉक्यूमेंट है वो लीगली वैलिड हो सके। जैसे हमने सेल डीड बनाई, अब सेल डीड को लीगली वैलिड करना है तो उसके लिए हम क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको क्या करा ले, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगा ले। और दूसरा एक एस्पेक्ट होता है कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ, तो उसको रजिस्टर करा ले। वो यहाँ बात नहीं की गई, वो रजिस्ट्रेशन एक्ट में बात की गई है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करूं, ये एक्ट 1998 का है, एक्ट नंबर 14 है। क्वेश्चन क्योंकि कहीं से ही बन सकता है। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर देंगे, एक्ट नंबर 14 सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि 1998 का एक्ट नंबर 14 नहीं है, ये है 1999 का एक्ट नंबर 14। ठीक है, और इस बात को आपको याद रखना है। और 24 मार्च 1999 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिली। एनफोर्समेंट में 2004 को आया। ठीक है, तो याद रखना इसमें ना, जैसे आपने 2004 को याद रखना है और ये 14 एक्ट नंबर 14 याद रखना है। इस एक्ट को क्या बोलते हैं? राजस्थान स्टैंप एक्ट 1998 बोलते हैं। पूरे स्टेट ऑफ राजस्थान पर ये अप्लाई होता है। ठीक है, एक्ट कब एनफोर्समेंट में आएगा? एक्ट तब एनफोर्समेंट में आएगा जब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर लेगी, जिस भी डेट को इसको ऑफिशियल गैजेट में क्या करेगी, ऑफिशियल गैजेट में जो नोटिफाई करके डेट हो सकती है वो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या डेफिनेशन है, तो देखो, एयर राइट। तो एयर राइट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात याद रखना, हम एयर राइट उसको बोलेंगे जब आपको राइट है कि आप अपर फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सेपरेटली। जब किसी पर्सन को अधिकार होता है, देखो आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये एयर राइट को क्यों डिफाइन किया गया, क्योंकि देखो, हमने बोला कि अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है उस पर स्टैंप एक्ट अगर अप्लाई हो रहा है तो स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। अब जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, उसका आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं, मॉर्गेज पे दे सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं। लेकिन ये बात कर रहा है लैंड से रिलेटेड। अब उस चीज को हम क्या कहेंगे? जैसे कि अब एक छत है, ठीक है, तो अब उस पर एक पर्सन को ये राइट मिला कि उस छत पर वो क्या कर सकता है, 2 फ्लोर और कंस्ट्रक्ट कर सकता है। अब क्या यहाँ पे सेल डीड हो रही है, यहाँ पे क्या मॉर्गेज हो रहा है, यहाँ पर क्या लीज हो रहा है? तो ऐसे क्या करते थे, तो जो लोग होते थे वो स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरते थे, बोलते ये तो सेल हुई नहीं, क्योंकि सेल तो लैंड का जो हम ट्रांसफर करते हैं तब होती है। तो फिर स्टेट ने फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने इस चीज को बेसिकली एक्ट में डेफिनेशन को ऐड करके क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप इस तरीके से भी कर रहे हैं ना, तो हम इसको एयर राइट बोलेंगे और आप फिर इस पे स्टैंप ड्यूटी देंगे। और आप ये राइट टू कंस्ट्रक्ट जो कर रहे हैं ना अपर फ्लोर, या तो सेल के लिए कर रहे हैं या फिर उसको यूज करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सब बच्चे पढ़ तो लेते हैं एयर राइट्स का मतलब क्या, एयर राइट्स का मतलब क्या, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये एक्ट जो है बेसिक, ये जो एयर राइट है वो बेसिकली क्यों इस एक्ट में ऐड किया गया, इसके पीछे का रीजन क्या है। हमेशा एक्ट को ऐसे मत पढ़ लिया करो, उसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको पता होना जरूरी है। इंटेंशन क्या है लेजिस्लेचर की उस एक्ट को बनाने की। ठीक है, उसके बाद है हमारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये सब हम पढ़ रहे हैं कि भाई हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, किस किस प्रॉपर्टी को हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलेंगे, क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज होती है उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे होगी। तो देखो, अगर किसी को फादर या मदर से प्रॉपर्टी मिली है उसको हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये जो सेक्शन 2 है, ये इसका जो एयर राइट तो 1 में है, ये 1 का जो ए है इसको ऐड किया गया था 2021 में। ठीक है, ये याद रखना, 2021 में इसको ऐड किया गया। फादर और मदर से प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है तो हम बोलेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। और अगर आप प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं
फ्रॉम द प्रीडिसेसर, मतलब एंसेस्टर्स से, फादर के एंसेस्टर्स से या मदर के एंसेस्टर्स से अगर आपको कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है तो हम बोलेंगे वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। इसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया, इसके अंदर कोपासनरी प्रॉपर्टी इंक्लूड की गई है। ठीक है, आप जब हिंदू लॉज पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कोपासनर का मतलब क्या होता है बेसिकली। अभी टाइम नहीं है क्योंकि रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो राजस्थान स्टैम्प एक्ट है उसके अंदर एंसेस्ट्रल जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है क्या उसमें इंक्लूड किया गया है प्रॉपर्टी ऑफ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, HUF को? तो आपका आंसर है यस। ठीक है, आ जाइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद है एसोसिएशन। तो ये किसमें है, फर्स्ट के बी में दिया गया एसोसिएशन को। इसको कब ऐड किया गया, इसको भी 2021 में ऐड किया गया। अब एसोसिएशन का मतलब क्या होगा, तो कोई भी अगर ग्रुप है पर्सन का या फिर कोई पर्सन है जो जिन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ठीक है, और वो ये क्या मिलके कर रहे हैं, तो वो कंडक्ट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं बिजनेस। ठीक है, कौन सा बिजनेस, गुड्स से रिलेटेड बिजनेस या सिक्योरिटी से रिलेटेड बिजनेस। अब ये चाहे रजिस्टर्ड है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको एसोसिएशन बोलेंगे। और हमने क्यों कहा, ताकि देखो क्या होता है ना, जैसे कि जैसे जो स्टॉक मार्केट होती है उसमें जो काम करने वाला ब्रोकर है, तो उस ब्रोकर को हमने एसोसिएशन कहा। क्यों, क्योंकि जब जो है स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है तो फिर उसको भी तो कुछ स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी, तो बता दिया। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो एक स्टॉक मार्केट में काम करने वाला हूँ, आपने तो एसोसिएशन पर ये लाइबिलिटी डाली कि वो स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा। तो यहाँ पे बता दिया गया कि कोई भी ग्रुप है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर वो गुड्स और सिक्योरिटी से रिलेटेड बिजनेस कर रही है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं, हम क्या उसको हम एसोसिएशन मानेंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे स्टैम्प ड्यूटी पे करवाई जाएगी। बैंकर, अब देखो बैंकर का मतलब क्या, तो इसमें क्लैरिफाई कर दिया गया, बैंकर का मतलब वो पर्सन भी है, वो कंपनी भी है, वो इंस्टीट्यूशन भी है, जो क्या करती है, जो पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, किस लिए, फॉर लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, उधार देने के लिए पैसा या फिर उसके इन्वेस्टमेंट के लिए। और उसमें क्या होता है, और वो जो ये जो सुविधा भी देते हैं कि आप जो आप ये डिपॉजिट कर रहे हैं मनी, आप इसको विड्रॉ भी करा सकते हैं। कैसे, चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू और ऑर्डर के थ्रू। तो हमने क्या पढ़ा, बैंकर में सिर्फ बैंक नहीं है, क्या क्या है, कोई पर्सन है, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं लैंडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बैंकिंग कंपनीज होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या उसका कोई सब्सिडरी बैंक है, और ये नेशनलाइज बैंक है, ये तो सब बैंकर्स हैं ही। ठीक है, देखो ये जो डेफिनेशन क्लॉज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, अब आ जाइए उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या। देखो आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या, एक इंस्ट्रूमेंट है, एनआई एक्ट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू क्या होता है, एक पर्सन डायरेक्ट करता है दूसरे पर्सन को कि आप इसको पैसे दे देना। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने वर्ड है, 3 वर्ड, तो इसमें 3 पार्टीज होती हैं। जैसे कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, ए ने बोला बी को कि तुम सी को पैसे दे देना। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ बेसिकली रिटर्न में है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड किया गया, यूंडाई एक ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था पेमेंट इस तरीके से, और एक होता है डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग पेमेंट ऑफ मनी। ठीक है, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो ऑथोराइज कर रहा है, ठीक है, पेमेंट ऑफ मनी, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है। ए ने बी को आदेश दिया कि उसी को 50,000 रुपए दे दे, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड, वो हमने पढ़ा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, उसको सिर्फ हमने बता दिया कि इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को डायरेक्ट कर रहा है। ये हमने सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब बताया। अब ये डेफिनेशन बात करती है बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड। ठीक है, कि जब उसको पे कब किया जाएगा, जब मतलब उसको पे करते हैं जब हम डिमांड होती है। ठीक है, बेसिकली मैं इसका आपको एक एग्जांपल है इसके अंदर जिससे आप समझ आएंगे। देखिए इट मीन्स बिल पेबल वेन एवर डिमांडेड। ठीक है, इट इंक्लूड्स कंडीशनल पेमेंट ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, इसमें पीरियोडिकल पेमेंट ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, और इसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट देखो मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगी तो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, मैंने सब बता रखा है, ये सिर्फ रैपिड रिवीजन के पर्पज से, तो सिंपल से याद रखो बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड का मतलब ये है कि जब भी डिमांड किया जाएगा तो आपको वो पे करना पड़ेगा। इसके अंदर ये इंक्लूड है कंडीशनल पेमेंट ऑर्डर्स भी, पीरियोडिक पेमेंट ऑर्डर्स भी और लेटर ऑफ क्रेडिट भी। ठीक है, उसके बाद
बिल ऑफ लेडिंग, तो देखो बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाजों द्वारा, ठीक है। तो और इस ये कैसे एक्ट करता है, ये रिसीट होती है गुड की, ठीक है, ये एविडेंस होता है एक शिपमेंट का, और ये क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है टाइटल ऑफ गुड्स का, ठीक है, कि किसका स्वामित्व है इस पर। लेकिन एक बात याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसमें जो है थ्रू बिल ऑफ लेडिंग शामिल है, लेकिन मेल्स रिसीट शामिल नहीं है। देखो हम एक बात बताओ, हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि जो बिल ऑफ लेडिंग है उसका मतलब क्या है, तो ये सब बताया गया क्यों, क्योंकि भाई स्टैम्प, उनको स्टैम्प ड्यूटी लगानी है। लेकिन अगर एक छोटी सी मामूली एक मेट रिसीट है तो क्या आप उसको उस पर भी स्टैम्प ड्यूटी लगवा दोगे क्या, नहीं। तो इसमें क्लियर कर दिया कि मेट रिसीट को हम क्या नहीं मान रहे, बिल ऑफ लेडिंग नहीं मान रहे। सारा पर्पस इसमें सिर्फ इसी बात का है क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी पे करानी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड एक बेसिकली रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है पर्सन के ऊपर कि आपको जो है मनी पे करनी है। और एक बात याद रखना है, बॉन्ड का मतलब वो भी है कि अगर आप जो है ऑब्लिगेशन है कि आपको कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिलीवर करना है, ठीक है, तो सिर्फ मनी की बात नहीं की गई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की भी बात की गई है बॉन्ड में, और यही हमारा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन 100% बन सकता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो देखो कंडीशनल मनी पेमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट वो भी इंक्लूड किया गया है, अटेस्टेड मनी पेमेंट डॉक्यूमेंट्स उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, अटेस्टेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिलीवरी डॉक्यूमेंट उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद है अटेस्टेड का मतलब क्या है, देखिए अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन है, उसमें बताया गया है अटेस्टेड का मतलब क्या, तो सिंपल सी बात है कि जो गवाह ने हस्ताक्षर या फिर अंगूठा लगाते हुए वो जो एग्जीक्यूट कर रहा है पर्सन उसको देखा है और फिर उसने खुद हस्ताक्षर किए, इसका बेसिकली अटेस्टेशन का मतलब ये होता है। फिर है चार्जेबल, ठीक है, चार्जेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रभार है। तो देखिए चार्जेबल का मतलब क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस पर क्या है स्टैम्प ड्यूटी पेबल है, इस एक्ट के तहत हम बोलेंगे चार्जेबल है, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर क्या है स्टैम्प ड्यूटी लगनी है, स्टैम्प ड्यूटी उसको क्या है करनी है, पे करनी है, तो हम बोलेंगे वो चार्जेबल डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जैसे कि सेल डीड है, उस पर स्टैम्प शुल्क लगता है, इसलिए वो एक चार्जेबल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद चेक किया, तो देखो चेक मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। देखो हमने क्या पढ़ा था, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहता है कि आप इस पर्सन को पे करो, लेकिन चेक क्या है, चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया ना, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने अपने बैंक को बोला कि आप सी को पेमेंट कर देना, ठीक है, सी को पेमेंट कर जो है अगर वो चेक वेक लेकर आता है तो उसको पेमेंट कर दी जाएगी, तो यहाँ पे चेक क्या, वो भी तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही हुआ ना, क्योंकि तीन पार्टीज हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे बैंक जो होता है वो भी स्पेसिफाइड होता है, बैंक यहाँ पे स्पेसिफाई होता है, और यहाँ पे जो किया जाता है मनी वो ऑन डिमांड कर दिया जाता है। तो चेक क्या है, एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है। जैसे रवि ने एसबीआई खाते से 10,000 रुपए का चेक जारी कर दिया, अब ये चेक कहलाएगा। फिर है चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कब ये सब्सिट्यूट कब हुई है, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटीज को सब्सिट्यूट किया गया इस क्लॉज को, ठीक है, 2018 राजस्थान फाइनेंस एक्ट के तहत, ठीक है। इफ इसका मतलब होता है कोई भी ऑफिसर है, कोई भी अथॉरिटी है, ठीक है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपॉइंट किया है, ठीक है, थ्रू नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। और ये कोई ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है, और कोई अथॉरिटी भी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, सीसीआरए क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और जो चीफ जो कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी कहलाएगी, उसके बाद क्लियरेंस लिस्ट का क्या मतलब होता है। देखो अब आप इसके डेप्थ में जाएंगे तो ये थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। क्लियरेंस लिस्ट का मतलब होता है जो एक लिस्ट होती है जिसमें सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, जो सबमिट की जाती है क्लियरिंग हाउस को अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन रूल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस लिस्ट, ठीक है। इस पर आप देखेंगे तो जो एक इसमें बात की गई एक बॉडी होगी, ठीक है, जो स्टॉक का जो एक्सचेंज होता है उसका जो हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है, कितने सेल हुए, कितने परचेज हुए, ठीक है, तो उस वो क्लियरिंग हाउस को जब लिस्ट भेज रही है वो होती है हमारी क्लियरेंस लिस्ट। इसके अंदर क्या क्या होता है, ऑल ट्रांजेक्शन, और इसके अंदर क्या, क्या और ये भी साथ में डिक्लेरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। जो क्लियरेंस लिस्ट है इट मस्ट कंटेन, ठीक है, जो क्लियरेंस लिस्ट है उसके अंदर ये भी डिक्लेरेशन होना चाहिए कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो करेक्टली मेंशन की गई है, और कुछ भी एग्जाम्पशन जो है, नो एग्जाम्प्टेड ट्रांजेक्शन इज हिडन, और कुछ भी छुपाया नहीं गया है बेसिकली, ठीक है, सब कुछ आपको शो करना पड़ेगा।
ठीक है, ट्रांजैक्शन लिस्ट होती है और उसके अंदर क्या है, डिक्लेरेशन करना पड़ेगा प्लस साइन, तो ये बन जाती है हमारी क्लियरेंस लिस्ट। ठीक है, क्लियरेंस लिस्ट क्लियरेंस हाउस में प्रस्तुत किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की सूची होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। आ जाइए उसके बाद, कलेक्टर कौन, तो भाई कलेक्टर उनको बताया गया कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू अपॉइंट कर रही है किसी भी ऑफिसर को, ठीक है, तो वो हम उसको कलेक्टर कहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कलेक्टर की डेफिनेशन को मतलब बहुत ही वैसे डिफाइन नहीं किया, सिंपल से बता दिया कि कोई भी ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया वो तो कलेक्टर माना जाएगा। फिर कंसेशन अग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, कंसेशन अग्रीमेंट जैसे कि जैसे ट्रिपल पी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्राइवेट पब्लिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बेसिकली यहाँ पर उसकी बात की गई है। ठीक है, तो कहा गया है जो कंसेशन अग्रीमेंट्स होते हैं मींस एन एग्रीमेंट वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी ग्रांट्स राइट ओवर लैंड और प्रॉपर्टी फॉर प्रोवाइडिंग कमर्शियल सर्विस, तो उनको हम कंसेशन अग्रीमेंट कहेंगे। क्योंकि पहले ना समझ नहीं आता था, गवर्नमेंट बोलती थी कि ये तो प्राइवेट प्राइवेट जो है प्रोजेक्ट्स हैं, और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ऐसे होते थे तो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता था, कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करना चाहता, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको मैं स्टेट गवर्नमेंट क्यों बोल रही हूँ, उसको बाद में क्या है इसको ऐड कर दिया गया। ठीक है, कंसेशन अग्रीमेंट को, ठीक है, कब ऐड कर दिया गया, 2021 में ऐड कर दिया गया और बता दिया गया जो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली कंसेशन अग्रीमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि देखो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। और ये क्या करते हैं बेसिकली, प्रोजेक्ट कमर्शियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बात याद रखना, कमर्शियल सर्विस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्वेंस का मतलब क्या होता है, कन्वेंस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी में अगर इंटरेस्ट है आपका, या जो प्रॉपर्टी में कोई आपकी जो है ओनरशिप है उसको ट्रांसफर करते हैं जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन, याद रखना ये बात करता है जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट जब आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू हो रहा है उसको हम कन्वेंस कह रहे हैं। जैसे सेल डीड हो गई, कोर्ट की डिक्री हो गई, या कोर्ट का ऑर्डर हो गया जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है, कंपनी मर्जर कर रही है, ठीक है, सेल हो गया एयर राइट्स का। ठीक है, क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा ना कि एयर राइट्स क्या, एयर राइट्स जब आपको अपर फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने का जब राइट मिल जाता है सेपरेटली वो। उसके बाद ड्यूली स्टैम्प का मतलब क्या होगा, ड्यूली स्टैम्प का मतलब होगा कि इंस्ट्रूमेंट है उसने स्टैम्प ड्यूटी को पे कर दिया है अकॉर्डिंग टू लॉ। उसके बाद एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जब आपने साइन कर दिया, ठीक है, या सिग्नेचर कर दिए इंस्ट्रूमेंट पर, ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब होता है वो सिक्योरिटी जिसको इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द पब्लिक डेट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर द पब्लिक डेट एक्ट। उसके बाद आ जाइए आप इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल सी बात है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड किया गया है लैंड को, और वो जो चीजें जो परमानेंटली अटैच्ड है अर्थ से, लेकिन एक्सक्लूड कर दिया गया स्टैंडिंग टिम्बर, क्रॉप्स और ग्रासेस को। ठीक है, उसके बाद इम्प्रेस स्टैम्प का मतलब क्या होता है, देखो इम्प्रेस स्टैम्प इंक्लूड करती है जो स्टैम्प एम्बोस्ड होती है, एनग्रेव्ड होती है, ठीक है, फ्रैंकिंग इम्प्रेशन, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प इम्प्रेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा इंडिया का मतलब क्या, इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पर अभी जो लिखा है ना एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको आप इग्नोर करो क्योंकि वो एज पर ओल्ड प्रोविजन है। उसके बाद है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प। ठीक है, तो इंस्पेक्टर जो जनरल ऑफ स्टैम्प है, तो इसका मतलब हुआ वो ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प वर्क, तो हम उसको बोलेंगे ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प्स हैं। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कुछ क्रिएट कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है या कुछ लिमिट कर रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है कोई भी राइट को, लाइबिलिटी को, तो हम बोलेंगे वो इंस्ट्रूमेंट है। ये सिंपल सी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट वाले पोर्शन है वो मैं उसको आपको बार बार क्लियर करवा रही हूँ। देखो जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ partition means instrument of partition means wait instrument of partition means a document by which co-owners divide property among themselves। ठीक है, जब क्या कर रहे हैं को ऑनर्स अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट है जो ऐसा कर रहे हैं हम उसको बोलेंगे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, अगर कोर्ट ने पार्टीशन ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो उसको भी हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन है। कोई आर्बिट्रेटर अवार्ड है, ठीक है, जो पार्टीशन अलाउ कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन है। कोई रिटर्न पार्टीशन अग्रीमेंट है, ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन है। क्यों, क्योंकि जब सबको सब ये जो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी तो फिर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया, कहीं से नहीं बच पाओगे।
लीज देखो, लीज मीन्स ट्रांसफर ऑफ राइट। लीज का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी है, आप उसको यूज करने के राइट को क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, सर्टेन टाइम के लिए। अब चाहे वो आप, और बदले में आप चाहे रेंट ले या फिर कोई प्रीमियम ले या कोई भी कंसिडरेशन। प्रीमियम होता है कि एक साथ आपने पेमेंट ले लिया, रेंट हो गया कि आप वीकली सॉरी मंथली पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है। कंसिडरेशन होता है उसके बदले में आपने कोई चीज ले ली। साथ में लीज क्या इंक्लूड करती है, पट्टा भी, काबूलियत भी, अग्रीमेंट टू लीज भी, कोर्ट डिक्री रिगार्डिंग लीज, रिटर्न परमिशन ग्रांटिंग लीज, ये सब क्या होती है, ये सब लीज में इंक्लूड है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, लीव एंड लाइसेंस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने अभी लीज पढ़ा, तो लीज में हमने क्या किया, राइट टू यूज ट्रांसफर कर दिया। लीव एंड लाइसेंस में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि परमिशन दी जाती है, एक परमिशन देता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को कि आप ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है आप इसको यूज कर लो, लेकिन ना तो मैं प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा हूँ, ना ही मैं प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। ना तो कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, ना ही कोई, देखो जब प्रॉपर्टी में ना कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर हो और ना ही कोई ओनरशिप ट्रांसफर हो, लेकिन आपको परमिशन मिल जाए कि आप इसको यूज कर सकते हैं, तो वो वर्ड क्या है, लीव एंड लाइसेंस। लेकिन लीज में क्या होता है, आपके पास राइट आ जाता है प्रॉपर्टी को यूज करने का, ठीक है। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी विच कैन बी बॉट और सोल्ड इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया और अब्रॉड। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इंडिया और अब्रॉड से, ठीक है। तो ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है, जिसे शेयर बाजार में खरीदा या बेचा जा सकता है, उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी कहते हैं। जैसे कि शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, ये सब क्या, ये सब मार्केटेबल सिक्योरिटी है। ये सब क्यों भाई, स्टैंप ड्यूटी लगनी है इसलिए। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू मींस द प्राइस विच प्रॉपर्टी वुड फैच इफ sold in open market on the date of execution of इंस्ट्रूमेंट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बात की गई, मार्केट वैल्यू कब से, मार्केट वैल्यू वह कीमत है जो संपत्ति खुले बाजार में दस्तावेज निष्पादन की तारीख पर प्राप्त कर सकती है, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या कहा यहाँ पर बात की गई कि मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होगा, तो वो प्राइस बताया गया। अब देखो हायर क्या होगा, एक्चुअल कंसिडरेशन मेंशन इन डॉक्यूमेंट और ओपन मार्केट प्राइस। जैसे कि क्या हुआ, एक सेल डीड बनी, अब उस सेल डीड में जो अमाउंट लिखा वो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए लिखा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में कितने लिखा, 10 लाख रुपए लिखा, लेकिन अगर मैं उसकी मार्केट प्राइस की वैल्यू करूँ ना, तो वो मार्केट प्राइस की वैल्यू उसकी 20 लाख रुपए है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से क्या हायर है, मार्केट प्राइस वैल्यू। इसीलिए अब स्टैंप ड्यूटी किस पे लगेगी, उस पर लगेगी, इसलिए बताया गया कि अब मार्केट वैल्यू कैसे निकालें। जैसे हमने बोला कि जो भी चीज ज्यादा होगी उस पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी, हमने बोला मार्केट वैल्यू। अब ये तो पता लगे कि मार्केट वैल्यू निकलती कैसे है, तो मार्केट वैल्यू बेसिकली है क्या, तो मार्केट वैल्यू एक प्राइस होता है जो क्या होता है ओपन मार्केट में, ठीक है। क्या कर, अगर हम बेचें तो एक्चुअली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो संपत्ति क्या है, खुले बाजार में दस्तावेज निष्पादन की तारीख पर प्राप्त कर सकती है, ठीक है। अब जो अधिक होगा वही माना जाएगा, या तो दस्तावेज में लिखी कीमत या खुला बाजार मूल्य। जैसे दस्तावेज में 10 लाख रुपए लिखे हैं, बाजार में 15 लाख है, तो 15 लाख की मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। उसके बाद है मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज डीड का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता है ना, मॉर्गेज डीड क्या होती है। मॉर्गेज डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू क्या होता है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है एज सिक्योरिटी, बदले में हम लोन ले लेते हैं या डेट ले लेते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, तो मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और क्या क्या बताया गया, जैसे टिम्बर हो गया, क्रॉप्स हो गया, ग्रास फ्रूट एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद पेपर, क्या पेपर के अंदर इंक्लूड किया गया है वेलम भी, पार्चमेंट भी और एनी मटेरियल्स ऑन विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी रिटन। तो जिस किसी भी यू नो जिस पर भी कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है, ठीक है, जिस पर भी कुछ लिखा जा सकता है हम उसको बोलेंगे वो पेपर है, ठीक है। जिस पे भी कुछ लिखा जाए, पेपर में वैसे भी शामिल सामग्री शामिल है जिन पर कोई दस्तावेज लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे स्टैम्प पेपर एक प्रकार का ये भी पेपर है। फिर पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, तो पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है, ये एक बेसिकली डॉक्यूमेंट होता है जो क्या कहता है कि जो बीमा जो कंपनी होती है ना, वो क्या करते हैं, प्रीमियम के बदले क्या करेगी, किसी व्यक्ति को हानि, दुर्घटना, बीमारी या नुकसान के से सुरक्षा देने का वचन देती है। इसमें क्या क्या शामिल है, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ सिकनेस इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस। पॉलिसी ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब होता है वही इंश्योरेंस जब कवर करता है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को टुगेदर अंडर वन पॉलिसी, तो हम बोल देंगे वो ग्रुप ऑफ पॉलिसी ऑफ ग्रुप
पॉलिसी ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस हो गया। यहाँ पे प्रीमियम जो कौन पे करता है, या तो एम्प्लॉयर करता है या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज मिलकर करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। पॉलिसी ऑफ सी इंश्योरेंस या सी पॉलिसी की मैं बात करूं, देखो हमने ऑलमोस्ट सारे डेफिनेशन कवर कर लिए, और हर किसी एक्ट की ना डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो फिर मैं साथ के साथ ना उसको पूरा कवर करा देती हूँ कि सब चीजें आपको एक बार कवर हो जाए। बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट इसका पार्ट करेंगे। सी इंश्योरेंस मतलब मीन्स जो रिलेटेड होते हैं शिप से, ले शिप हो गई, वेसल्स हो गए, गुड्स हो गए, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू सी और वाटर ट्रांसिट, हम उसको बोलते हैं सी पॉलिसी या सी इंश्योरेंस, ठीक है। इसमें क्या क्या कवर है, जैसे शिप और वेसल हो गए, गुड्स एंड शिप हो गए, फ्रीट हो गई, सी ट्रांजिट रिस्क हो गई, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद है पावर ऑफ अटर्नी। क्या होता है, तो पावर ऑफ अटर्नी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, जो क्या होता है कि आप दूसरे पर्सन को ऑथराइज कर देते हैं कि आप मेरे बिहाफ पर काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब लैंड से डील कर सकते हो, किसी भी चीज की पावर ऑफ अटर्नी है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट का मतलब समझ आ रहा है, एक तरीके का आप रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी आप पे कर देंगे दूसरे पर्सन को, ये प्रॉमिसरी नोट होता है, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट क्या है, एक लिखित वचन है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निश्चित राशि भुगतान करने का वादा करता है। जैसे कि राम ने लिखा कि मैं शाम को 10,000 रुपए दूंगा, अब जब उसने ये बात लिख दी तो ये एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट हो गया, सिंपल सी बात है। उसके बाद है पब्लिक ऑफिसर कौन होते हैं, तो पब्लिक ऑफिसर वो जिसको सीपीसी में सेक्शन 2 के 17 जो में जो है डिफाइन किया गया है। आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, आईपीसी लिख देंगे, बीएनएस लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, लेकिन सीपीसी के, ठीक है, 2 के 17 में जो पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है वो पब्लिक सर्वेंट, देखो आपको कैसे यहाँ पर लिखा है पब्लिक ऑफिसर, और फिर क्या लिखा है, मींस वो पब्लिक सर्वेंट जो सीपीसी में है, ठीक है। उसके बाद रिसीट का मतलब क्या होता है, रिसीट क्या है, एक तरीके का रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है ना, जो ये कहता है कि जो मनी है या चेक है या प्रॉमिसरी नोट है या मूवेबल प्रॉपर्टी है, डेट है, डिमांड है, डेट है या डिमांड है, जिसको रिसीव कर लिया गया है, ठीक है, तो हम उसको, ठीक है, बेसिकली जैसे हमको सामान लेने गए, हमें उसको बदले में रिसीट मिल जाती है कि हाँ हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, रिसीट ऑफ मनी हो गया, रिसीट ऑफ चेक हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, रिसीट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट पेमेंट, ये सब यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपने 2 बार भी देख लिया ना तो बहुत है। उसके बाद आता है हमारा रिसीव्ड इन द स्टेट। रिसीव्ड इन द स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर एग्जीक्यूट हुआ है मतलब राजस्थान के बाहर, ठीक है, लेकिन अगर उसको राजस्थान में उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसको लाया जाता है, ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट आप लेकर आ रहे हैं उस ओरिजिनल या कॉपी जो भी है, तो जब इट इज ब्रॉट विद द इंटेंशन दैट इट विल बी एक्टेड अपॉन, अब उसको जब आप ला रहे हैं डॉक्यूमेंट को ताकि उसको एनफोर्स कराने के लिए ला रहे हैं, या ठीक है किसी भी पर्पस से उसको अगर लेकर आ रहे हैं, तो इट आल्सो इंक्लूड्स एनी अदर केस वेयर सच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड और सॉट टू बी यूज्ड विद इन स्टेट। बेसिकली बात ये कह रहा है कि अगर कोई भी राजस्थान स्टेट में इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एग्जीक्यूट तो बाहर हुआ था लेकिन उसको राजस्थान में लेकर आ रहे हैं इस पर्पस के लिए, उस पर उसको एनफोर्स कराने के लिए, ठीक है, और उस पर कार्रवाई करने के लिए, इन सब चीजों के लिए, तो हम क्या मानेंगे कि वो राजस्थान में क्या है प्राप्त हुआ है। रीजन क्या है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी लगानी है, ठीक है। जैसे कोई सेल डीड एग्जीक्यूट हुई दिल्ली में और उसको जयपुर में लाया गया तो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हम ऐसा मानेंगे कि जो रिसीव्ड इन द स्टेट, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है एग्जीक्यूट हुआ राजस्थान के बाहर लेकिन उसको राजस्थान में लीगल पर्पस के लिए लेके आया गया। फिर है सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी एज डिफाइंड अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये सब सिक्योरिटीज होते हैं। उसके बाद सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, सेटलमेंट का मतलब होता है जब कोई आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न ट्रांसफर कर रहे हैं या कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का फॉर मैरिज, फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस और रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, तो हम उसको बोलेंगे ये क्या है, सेटलमेंट है। जैसे फैमिली सेटलमेंट होती है, मैरिज सेटलमेंट होता है, रिलीजियस और चैरिटेबल सेटलमेंट, ट्रस्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। फिर सोल्जर का मतलब क्या, तो वो सोल्जर हम उसको बोलेंगे, सोल्जर जिसको एनरोल किया गया है आर्मी एक्ट 1950 के तहत, जो कि नॉन कमीशन ऑफिसर की रैंक से नीचे हैं, वो सारे हमारे सोल्जर्स हैं। उसके बाद है सोल्जर्स हैं। उसके बाद है स्टैम्प का मतलब क्या, तो स्टैम्प का मतलब कोई मार्क हो सकता है, सील हो सकता है, सर्टिफिकेट, एंडोर्समेंट हो सकता है जो अथोराइज है बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इस चीज के लिए फॉर चार्जिंग स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, स्टैम्प जो है अडेसिव स्टैम्प भी हो सकता है, इम्प्रेस स्टैम्प भी हो सकती है, और ऑथराइज सील और मार्क भी हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, तो एक संस्था होती है स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली, जहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटीज जो होती है ना उसकी खरीद और बिक्री का व्यापार किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। सिक्योरिटीज क्या, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था। अब आ जाइए इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी। सेक्शन 3 बेसिकली बात बताता है कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो लायबल है कि जिन पर आपको क्या करना है, स्टैंप ड्यूटी जो है उस पर पे की जाएगी। तो स्टैंप ड्यूटी पे की जाएगी जो राजस्थान में एग्जीक्यूट हुए इंस्ट्रूमेंट उन पर, या और उन पर भी एग्जीक्यूट हो सकती है स्टैंप, उस पर भी क्या कहते हैं स्टैंप ड्यूटी लग सकती है। जो राजस्थान से बेशक राजस्थान से बाहर इंस्ट्रूमेंट जो है एग्जीक्यूट हुए हैं, लेकिन वो बेसिकली लेकर आए जा रहे हैं राजस्थान में। वो पूरा, फिर मैं वही बता रही हूँ, अगर पूरा डेप्थ में पढ़ना है तो आपका, मैंने ऑलरेडी सीरीज बना के डाली है। लेकिन कब आपको स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी, एक्सेप्शन कब है कि जब डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के फेवर में, तब स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जब ट्रांसफर और सेल हो रही है शिप की, जो कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत रजिस्टर्ड थी, तो ठीक है, तब उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सरचार्ज और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी के अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एडिशनल सरचार्ज इम्पोज कर सकती है। और ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो स्टैम्प ड्यूटी का 10% ही हो सकता है। ये जो सरचार्ज लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, रोड डेवलपमेंट करना है, रेल ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, सिवरेज, ड्रेनेज, पब्लिक यूटिलिटीज, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब, इन सब चीजों के लिए क्या है, ये जो सरचार्ज जो है स्टैम्प ड्यूटी के अलावा भी क्या हो सकता है, इम्पोज किया जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन 3 का भी, उसमें बात की गई है सरचार्ज फॉर काउ कंजर्वेशन। ठीक है। काउ कंजर्वेशन के लिए भी क्या सरचार्ज लगाया जा सकता है, जैसे हमने पढ़ा पब्लिक यूटिलिटीज के लिए तो सरचार्ज लगाया जा सकता है 10% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ये कितना होता है, ये 20% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी मैक्सिमम आप लगा सकते हैं। ये नॉर्मल ड्यूटी से अलग होता है, और ये जो 3A का सरचार्ज है उससे अलग होता है, ये एडिशनल है। ठीक है। उसके बाद ये फंड क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, काउ को प्रोटेक्ट करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन कैश। क्या हम जो स्टैम्प ड्यूटी हमें पे करनी है, क्या वो हम कैश में कर सकते हैं, तो कहा गया जो स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो पे की जाती है स्टैम्प पेपर से। ठीक है, नॉर्मली, लेकिन सेक्शन 4 अलाउ करता है कि आप स्टैम्प ड्यूटी को कैश में भी पे कर सकते हैं। ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट है कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन अनप्लेन्ड और इंस्ट्रूमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन प्लेन और अनस्टैम्प पेपर। ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप नॉर्मल पेपर पे भी, एक अनस्टैम्प पेपर है और आपने उस पर कोई भी डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है, और आप उसमें कैश में स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबल है। स्टैम्प ड्यूटी को आप सेपरेटली भी पे कर सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है अगर आपने पेमेंट प्रूफ जो है उसको शो कर दिया है कि मैंने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है, तो फिर ऑफिसर एंडोर्स भी कर सकता है कि ड्यूटी अब क्या है, पे हो गई है इस डॉक्यूमेंट में, क्योंकि आप तो कैश में देकर आए हो। आप कैश में देकर आए हो तो उसका कोई प्रूफ तो होगा, तो उस डॉक्यूमेंट पे पेमेंट जो प्रूफ जब आप दिखा देते हो तो उसपे एंडोर्स कर दिया जाता है। और यही जो एंडोर्समेंट होता है, इसकी वजह से हम उस डॉक्यूमेंट को ड्यूली स्टैम्प्ड कहते हैं कि आपने जो है स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन 4A की, राउंडिंग ऑफ फ्रैक्शंस की बात किया गया है। जैसे कि अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी, सरचार्ज हो गए, फी हो गया, कोई भी अलाउंसेस, तो फ्रैक्शंस जो होंगी उनको आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि बात है 5 रुपए और 40 पैसे, अब 5 रुपए 40 पैसे लिखे हैं, तो अब हम इसको 6 रुपए माने या 5 रुपए माने, तो देखो 50 पैसे से कम की बात है तो हम उसको 5 रुपए मानेंगे, और अगर 50 पैसे से ज्यादा की बात है, जैसे कि 5 रुपए 60 पैसे, तो हम उस फिर नेक्स्ट रुपी पे चले जाएंगे, मतलब 6 रुपए हो गए। ठीक है। तो ये राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। उसके बाद है हमारा सेक्शन 5। वो अभी ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सेवरल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, सेवरल इंस्ट्रूमेंट इन वन ट्रांजेक्शन यहाँ पे बात की गई है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है लेकिन ट्रांजेक्शन एक है, उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, अगर एक ही ट्रांजेक्शन है और बहुत सारे उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है, आपने क्या क्या सेल डीड भी उस पर लिख दी, लीज डीड भी उस पर लिख दी, और क्या कहते हैं मॉर्गेज डीड भी आपने उसी में बना दी, एक क्या है ट्रांजेक्शन है और सारे डॉक्यूमेंट्स लिख दिए। अब आप स्टैम्प ड्यूटी किसकी पे करेंगे, तो सिंपल सी बात बताई गई कि जो ओनली वन मेन डॉक्यूमेंट है, सॉरी, देखिए ये क्या बात करता है कि आपने एक ही ट्रांजैक्शन है उसके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि
जो मैं आपने अभी आपको बताया वो एक्चुअली इसके बाद वाला सेक्शन है। सेक्शन 5 ये कह रहा है कि जैसे कि आपने बनाई मॉर्गेज डीड, अब आपकी मॉर्गेज डीड है ना, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जरूरी तो नहीं ना मॉर्गेज डीड एक पेज में बन जाएगी, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगे। अब इस केस में आप कितने स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, तो सिंपल सी बात की गई, जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है उस पर तो आप जो आपका प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है उस पर तो आप फुल ड्यूटी पे कर दो, जितनी भी है 15,000 20,000। बाकी के जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट है उस पर पर पेज के हिसाब से 200 रुपए पे कर दो। और ये अप्लाई होगा सेल के केस में भी, मॉर्गेज के केस में भी, अग्रीमेंट के केसेस में भी, टाइटल डीड डिपॉजिट के केसेस में, सेटलमेंट के केसेस में, सब केसेस में। सिंपल सी बात याद रखना, एक ट्रांजेक्शन है और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मॉर्गेज है, एक ही ट्रांजेक्शन है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, पहले वाले पे पूरी ड्यूटी पे कर दो, बचे हुए 200 रुपए पर पे कर दो, सिंपल सी बात। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन पे, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर। एक्चुअली ये बात है, एक ही डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे सेपरेट मैटर्स है। अब कितना स्टैम्प ड्यूटी पे करे, तो सिंपल सी बात बोली, सारे मैटर्स लिख दिए ना, अब उसकी टोटल ड्यूटी निकालो, ठीक है। और पूरा जो ऐड करके आ रहा है ना, आपको उस सबकी ड्यूटी आपको उसकी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उस सबकी ड्यूटी आपको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको एग्रीगेट स्टैम्प ड्यूटी क्या है, एग्रीगेट स्टैम्प ड्यूटी लगानी पड़ेगी, नॉट हाईएस्ट, ठीक है। सेपरेट मैटर की सेपरेट, जैसे कि मॉर्गेज और सेल डीड आपने दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट में आपने क्या एक ही डॉक्यूमेंट में कवर कर दिया, मॉर्गेज और सेल डीड दोनों। 20,000 आपके मॉर्गेज के, 20,000 आपके सेल डीड के, तो दोनों को मिला के आपकी कितनी हुई, 40,000 हुई। तो आपको 40,000 जो है स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाओ, ठीक है। तो सिंपल सी बात इसलिए कही गई कि एक डॉक्यूमेंट में आप एक ही ट्रांजेक्शन आप उसमें कीजिए, ठीक है। तो ये ड्यूटी फॉर बोथ विल बी एडेड टुगेदर। उसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन, इंस्ट्रूमेंट कमिंग अंडर सेवरल डिस्क्रिप्शन। जैसे आपने मॉर्गेज डीड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाया, अब आप देखेंगे तो जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अंदर बताया गया है, ठीक है। उस शेड्यूल के अंदर बहुत सारे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं कि मॉर्गेज डीड का ये। अब बात है कि मॉर्गेज डीड के बारे में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हैं। अब आप कितना, आप कौन सा स्टैम्प ड्यूटी पे करें, तो इसने बोला कि अगर ऐसा हो रहा है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आ रहा है, 2 से ज्यादा के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है शेड्यूल जो है उसके अंदर कैटेगरीज में, तो आप हाईएस्ट ड्यूटी पे कर दो, क्योंकि सारी तो पे नहीं करोगे, तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ड्यूटी है आप वो पे कर दो, ठीक है। फिर बात की गई जो ड्यूटी है, अगर बाई चांस कॉपीज है या काउंटर पार्ट्स है या फिर उसके डुप्लीकेट्स हैं, जैसे कि कोई ओरिजिनल आपने डॉक्यूमेंट बनाया और आपने उस पर क्या किया, उस पर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की, और आप उसको लेकर क्या हुआ कि आप उसको लेकर चले गए कोर्ट में। एग्जांपल जैसे कि प्रिंसिपल है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो था, आपने उस पर प्रॉपर ड्यूटी पे नहीं करी। अब जो उसकी कॉपी है, उसकी अगर डुप्लीकेट है या कोई काउंटर पार्ट है या उससे भी रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो उस पर आपको फुल ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है ओरिजिनल पे नहीं करी और आप ये वाले डॉक्यूमेंट पे फिर पे नहीं कर सकते, करेंगे सच, क्योंकि जब जैसे कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने देखा स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करी, आप कोर्ट में कॉपी लेके आए, तो आप यहाँ पर कोर्ट क्या बोलेगा कि आप पूरी यहाँ पर जो है इस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करो, तब मैं इसको एज एविडेंस क्या करूंगा, यूज करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो कोर्ट फिर अलाउ कर सकता है पेमेंट, ठीक है। कोर्ट में अलाउ पेमेंट लेटर एंड देन एडमिट इट इन एविडेंस, फिर एविडेंस में उसको ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कॉपी जो होता है डॉक्यूमेंट का इज नॉट सेफ इफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज अनस्टैम्प्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हमारे सेक्शन 9 पर। अब देखो जो मैंने आपको बताया है सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 8 तक, इसकी एक ट्रिक है। देखो देखो सेक्शन 3 और सेक्शन 3 भी, आप इसको ट्रिपल एस से याद रख लो, स्टैम्प ड्यूटी, सरचार्ज, ये बात याद रखेगी। 4, 5, 6 और 7, 8, ये जो आपको याद करना है ना, 4, 5, 6, 7, 8, आप इसको ऐसे याद करो, सीआर, ठीक है। सीआर देखो सारी अथॉरिटीज है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव को हम सीआर बोलते हैं, ये एक अथॉरिटी होती है। मैं ट्रिक के लिए बता रही हूँ, एसआई एक अथॉरिटी होती है, एसडीएम साहब एक अथॉरिटी होते हैं, एसडीएस एक अथॉरिटी होती है, और सीसीडी ये एडिशनल में लगा लो। अब देखो, सी से हो गया कैश, स्टैम्प ड्यूटी कैश में पे कर सकते हैं, आर से हो गया राउंडिंग ऑफ, एसआई से हो गया अगर सेवरल इंस्ट्रूमेंट है तब, एसडीएम से क्या हो गया, सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर है तब, एसडीएस से क्या हो गया, सेवरल डिस्क्रिप्शन जो है उस शेड्यूल को उसमें फॉल कर रहा है तब, और इस सीसीडी के भी हमने क्या बात करी, कॉपी, काउंटर पार्ट और डुप्लीकेट। सिंपल सी बात, सेक्शन 8 तक होगा आपका कंप्लीट। फिर ये बात कर रहा है कि ये रिड्यूस, रेमिट और कंपाउंड करने की जो ये स्टैम्प ड्यूटी है, इसको रिड्यूस, रेमिट और कंपाउंड किया जा सकता है। किसके पास पावर है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है। अगर उसको लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है तो वो ऐसा काम कर सकती है। दिस पावर में अप्लाई, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स है उस पर ही पावर अप्लाई होती है,
ठीक है। और जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प है में ऑल्सो कंसोलिडेट ड्यूटीज इन सर्टेन केसेस, इंश्योरेंस पॉलिसी रेसिप्ट। इस केसेस देखो यहाँ पर जो पावर दी गई स्टेट गवर्नमेंट को दी गई कि वो रिड्यूस, रेमिट और कंपाउंड कर सकती है स्टैम्प ड्यूटी को, ठीक है। जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प है वो कंसोलिडेट कर सकते हैं ड्यूटी को, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कुछ मामलों में ड्यूटी को कंसोलिडेट कर सकते हैं। वो कौन कौन से केसेस है, इंश्योरेंस पॉलिसी, रिसीट, डिबेंचर्स और सिक्योरिटी ट्रांसफर। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पर, क्या बात कर रहा है, पावर टू रिड्यूस और रेमिट पेनल्टी और इंटरेस्ट। अभी हमने क्या बात करी कि गवर्नमेंट के पास पावर है, वो स्टैम्प ड्यूटी को रिड्यूस और रेमिट कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें पेनल्टी जो लगाई गई है, ठीक है, क्या लगाई गई है, पेनल्टी जो लगाई गई है या फिर कोई जो इंटरेस्ट है उसको कौन रिड्यूस और रेमिट कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिड्यूस और रेमिट कर सकती है। कब, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर है तब, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में उसको नोटिफाई करना होगा। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 10 पे, ये जो ड्यूटीज है इसको पे कैसे करना है आपको, स्टैम्प ड्यूटी को आप कैसे पे करेंगे, तो देखो स्टैम्प ड्यूटी पे करने के तरीके बता दिए हैं। अडेसिव स्टैम्प है, इम्प्रेस स्टैम्प है, फ्रैंकिंग मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं पे, और कोई भी मेथड जो स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है। एक तो हमने पढ़ा था कि स्टैम्प ड्यूटी आप कैश में भी पे कर सकते हैं, एंडोर्समेंट कर दिया जाएगा तो ड्यूली स्टैम्प माना जाएगा, जो हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था, ठीक है, जो सेक्शन हमने 4 में पढ़ा था। उसके बाद हम सेक्शन 10 में बता रहे हैं कि अडेसिव स्टैम्प और ये इन सब तरीके से भी आप क्या है ड्यूटी को, स्टैम्प ड्यूटी पे कर सकते हैं, कुछ तरीके हैं, ठीक है। फिर उसके बारे में बताया गया है कि ये सब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है ये एक्ट क्या क्या रेगुलेट करता है, टाइप ऑफ स्टैम्प, नंबर ऑफ स्टैम्प, पेपर साइज, ये सब। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प उसके पास क्या पावर है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। जो इंस्पेक्टर जनरल है वो ऑथराइज कर सकता है फ्रैंकिंग मशीन के लिए ऑथराइज कर सकता है, और अदर मशीन के लिए जो कि क्या है स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, फ्रैंकिंग मशीन की जो इंप्रेशन है वो वैलिड पेमेंट होती है स्टैम्प ड्यूटी की, मतलब मशीन से लगी स्टैम्प मार्किंग भी लीगल पेमेंट मानी जाएगी। उसके बाद आ जाइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 11, सेक्शन 10 ए, वो क्या बात करता है, सर्टेन डिपार्टमेंट्स टू एंश्योर पेमेंट ऑफ ड्यूटीज। कुछ स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कर सकती है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल बॉडीज को, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, क्या कि आप ये एंश्योर करो कि जो स्टैम्प ड्यूटी है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से उसकी पेमेंट हो रही है। और कौन से सिस्टम से देख रहे हैं, वो थ्रू ई ग्रास सिस्टम, ठीक है। ये अप्लाई होती है मेनली टू डॉक्यूमेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। सिंपल सी बात है, देखो हमने सेक्शन 17 में पढ़ा था रजिस्ट्रेशन एक्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। तो जब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना तो वो क्या एक बार नजर में आ जाता है कि इस पे स्टैम्प ड्यूटी भी लगनी चाहिए, लेकिन जब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो उन पे रजिस्ट्रेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन स्टैम्प ड्यूटी तो पे करो, उस केसेस में फिर ये पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्ट कर देती है कि आप नजर रखो, ठीक है, कि जो रजिस्ट्रेशन, जो जिन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है क्या उन पे प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे की जा रही है या नहीं की जा रही है, और ये किस सिस्टम के थ्रू हो रहा है, ई ग्रास सिस्टम के थ्रू, ठीक है। फिर ऑफिसर क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे पेमेंट चलान, डिफेस चलान, मेक एंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद ये सारे काम करेंगे। ई ग्रास की फुल फॉर्म आ सकती है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। इसको यूज किया जाता है फॉर ऑनलाइन गवर्नमेंट पेमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट हमारा क्या है, सेक्शन 11, जो अडहेसिव स्टैम्प है आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 11 बात करता है कि आप अडहेसिव स्टैम्प का यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इम्प्रेस स्टैम्प। कब, इंस्ट्रूमेंट ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसपे अडहेसिव स्टैम्प लगाया जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जहां पर इंस्ट्रूमेंट जो है विद ड्यूटी, जहां पर 20 पैसे तक की स्टैम्प ड्यूटी वाले दस्तावेज है वहां पर अडहेसिव स्टैम्प ड्यूटी क्या है, पे कर सकते हैं। यहाँ पे 20 पैसे वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ कभी गलती ना हो जाए। यस, ठीक है, 20 पैसे। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज और जो प्रोमिसरी नोट्स होते हैं जो इंडिया के आउटसाइड होते हैं उस पर भी आपको क्या करना है, उस पर भी आपको आप क्या कह सकते हैं अडेसिव स्टैम्प को यूज कर सकते हैं। जो नोटोरियल एक्ट्स होते हैं उस पर भी, और जो हाई कोर्ट में जो है एंट्री की जाती है एज एन एडवोकेट, वहां पर भी आप एडेसिव स्टैम्प यूज कर सकते हैं, एंट्री ऑफ एडवोकेट ऑफ ऑन हाई कोर्ट रोल, और नोटोरियल एक्ट्स और ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय एंडोर्समेंट, जब आप शेयर को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं अडेसिव स्टैम्प का यूज कर सकते हैं, ठीक है। 20 पैसे वाली बात याद रखना। उसके बाद सेक्शन 12 बात करता है कि आप
कैंसिलेशन करेंगे, जब आपने अडेसिव स्टैम्प को लगा दिया है, ठीक है, यूज कर लिया, अब आपको उसको कैंसिल भी करना पड़ेगा, क्यों, कोई दोबारा यूज ना कर ले, ठीक है, इसका रीयूज ना हो सके। तो कौन कैंसिल करता है स्टैम्प को? तो इसका आंसर क्या है, जो अडेसिव स्टैम्प है मस्ट बी कैंसिल सो इट कैन बी रीयूज्ड, ठीक है। तो जो पर्सन एफिक्स कर रहा है वो क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, या जो एग्जीक्यूटेंट है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, वो कैंसिलेशन करने के तरीके क्या है, स्टैम्प पे सिग्नेचर कर दो और फिर इनिशियल्स के साथ क्या लिख दो, डेट लिख दो, ठीक है, और कोई भी इफेक्टिव मेथड हो वो। अगर आपने अडेसिव स्टैम्प को कैंसिल नहीं किया तो डॉक्यूमेंट को ट्रीट किया जाएगा अनस्टैम्प्ड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे, राइटिंग ऑन इम्प्रेस स्टैम्प, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको इस तरह लिखना है, अगर इम्प्रेस स्टैम्प है, ठीक है, तो वो इम्प्रेस स्टैम्प है तो उस पर आप डॉक्यूमेंट इस तरीके से लिखना है आपको कि जो इम्प्रेस स्टैम्प है ना वो साफ दिखे, क्लियर दिखे उस डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, ताकि वही स्टैम्प किसी अन्य डॉक्यूमेंट में उपयोग ना हो सके, ठीक है। फिर बताया गया किस तरीके से यूज करोगे, मल्टीपल स्टैम्प पेपर है तो हर शीट पर मतलब आपको हर शीट पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट का पार्ट लिखना ही लिखना है, ऐसा नहीं है आपके जो स्टैम्प पेपर 10 है आपने एक ही स्टैम्प पेपर पे सब कुछ लिख दिया, नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा पार्ट सब पे लिख दो, ठीक है। अगर ऐसा भी हुआ कि आप 8 पे ही लिख पाए हो, 2 आपके फिर भी नहीं हो पा रहे हैं यूज, तो आप जो एम्प्टी जो आपका स्टैम्प शीट है उस पर आपको साइन, जो एग्जीक्यूटेंट है वो साइन जरूर कर दे, ठीक है। उसके बाद जो प्लेन पेपर होगा उसको आप अटैच कर सकते हो, अगर हो सकता है ना कि 10 आपके पास स्टैम्प है लेकिन एक आपको पेपर की जरूरत है, तो आप इनसफिशियंट होगा प्लेन पेपर को भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। सेल डीड में 3 स्टैम्प पेपर पर लिखी गई है तो हर स्टैम्प शीट पर डॉक्यूमेंट का हिस्सा लिखा होना चाहिए। सेक्शन 14 बात करता है ओनली वन इंस्ट्रूमेंट ऑन सेम स्टैम्प। देखो, अगर एक इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल है स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड तो उस पर तो आप क्या करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी कैन बी रिटन ऑन वन स्टैम्प पेपर, एक स्टैम्प पेपर पर केवल एक ही चार्जेबल डॉक्यूमेंट लिखा जा सकता है, ठीक है। एक स्टैम्प पेपर पर आप क्या लिखेंगे, एक ही डॉक्यूमेंट लिखेंगे, सिंपल सी बात है, हम पहले पढ़ चुके हैं। इंस्ट्रूमेंट रिटर्न कॉन्ट्रेरी टू सेक्शन 13 और 14, जैसे सेक्शन 13 और 14 में बताया गया, आपने उसके अगेंस्ट में जाके इंस्ट्रूमेंट लिखते, जैसे बताया था आपको हर किसी डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ पार्ट लिखना है, आपने एक पे सारे लिखा, बाकी सारे पेपर खाली छोड़ दिए, आपसे बोला था अगर खाली भी छूट गया तो साइन कर दो, आपने वो भी नहीं किया, तो फिर क्या हो गया, इफ डॉक्यूमेंट इज, तो ऐसा हुआ तो आपका ऐसा माना जाएगा कि वो अनस्टैम्प्ड है, ठीक है। उसके बाद है डिनोटिंग ड्यूटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस बाद में आ जाइए सेक्शन 17, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इन स्टेट, अगर राजस्थान के अंदर ही इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट जो है क्या हुए, एग्जीक्यूट हुए हैं, कब, बिफोर एग्जीक्यूशन, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट राजस्थान में एग्जीक्यूट हुआ है तो उसपे स्टैंप कब लगानी जरूरी है, देखो, या तो आप एग्जीक्यूशन करने से पहले, उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले ही स्टैंप जो है आप वो स्टैम्प ड्यूटी पे कर दो, या फिर जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तब कर दो, या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे पे तो आप कर ही दो, ये 3 चीजें याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर आपका, देखो, क्योंकि राजस्थान के अंदर ही आपने जो है एग्जीक्यूट किया था तो इतना टाइम पीरियड था, लेकिन इन केस अगर आपने एग्जीक्यूट तो आउटसाइड स्टेट किया है, ठीक है, तो उस केस में आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है, ठीक है, 3 महीने का टाइम दिया जाता है कि जैसे ही आप राजस्थान में पहले वो रिसीव किया गया, फर्स्ट टाइम जैसे रिसीव हुआ वो राजस्थान में, आपको उसको क्या करना है, स्टैम्प करा लेना है 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, लेकिन बिल और प्रॉमिसरी नोट को छोड़कर, ठीक है, उन पर ये बात अप्लाई नहीं होती है। उसके बाद अगर कोई प्राइवेट पर्सन है, अगर वो स्टैम्प प्रॉपरली नहीं कर सकता तो वो कलेक्टर के पास ले जा सकता है कि आप मेरे यहाँ पर स्पेस स्टैम्प ड्यूटी जो है पे करवा दीजिए, कैसे कैसे करना है मुझे नहीं आता है। फिर है सेक्शन 19, बिल एंड नोट्स ड्रॉन आउटसाइड, क्योंकि अभी हमने पढ़ा बिल और जो प्रॉमिसरी नोट है, अगर उस पर कैसे आप स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, तो बात ये की अगर आउटसाइड इंडिया ये सब पे ये जो क्या कहते हैं बिल और प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट हो रहे हैं या फिर ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो जैसे ही फर्स्ट जो होल्डर होगा राजस्थान में, जैसे ही उसके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट आएगा तो उसको प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी फिक्स करनी पड़ेगी बिफोर एक्सेप्टेंस, उस मतलब बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को यूज करने से पहले पहले आपको क्या करना है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। उसके बाद है सेक्शन 20, इंक्रीज ड्यूटी, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो ऑलरेडी स्टैम्प्ड है किसी और स्टेट में, ठीक है, और अनदर स्टेट, और फिर जब उसको यहाँ लाया जा रहा है तो थोड़ी सी हाईयर ड्यूटी पे करनी है, तो वो डिफरेंस अमाउंट पे कर देगा, जैसे दिल्ली में 1 लाख रुपए है, राजस्थान में 1.5 लाख, तो 50,000 रुपए यहाँ पर आके पे कर दे, ठीक है, इनकेस स्टैम्प ड्यूटी पे कर सकते हैं। फिर सेक्शन 21, पेमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ड्यूटी ऑन कॉपीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, सिंपल सी बात कह रहा है, अगर कोई ऐसा दस्तावेज है
इसका जो कोई भी दस्तावेज है राजस्थान राज्य के बाहर या भारत के किसी भी भाग में पंजीकृत किया गया है और वह आंशिक या पूर्ण रूप से राजस्थान के किसी भी संपत्ति से संबंधित है, तो जब तक उसकी प्रति राजस्थान में प्राप्त होती है तो उस पर मूल दस्तावेज के अनुसार क्या है, अंतर स्टाम्प शुल्क लगाया जाएगा। ठीक है, जब अगर कॉपी भी आ रही है ना, अगर उसकी कोई एक कॉपी भी राजस्थान में आ रही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है लेकिन कॉपी भी आ रही है, तो उस कॉपी पर भी आपको क्या है, वो जो डिफरेंस वाला अमाउंट है वो पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सेक्शन 22 पे, कन्वर्जन ऑफ अमाउंट एक्सप्रेस इन फॉरेन कंट्री। अगर देखो क्या हो रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसपे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसपे क्या स्टैम्प ड्यूटी लगने वाली है, ठीक है, उसकी वैल्यू के हिसाब से तय होगी। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि काफी डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऑलरेडी पता है कि इस पे स्टैम्प ड्यूटी इतनी लगेगी, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है, जैसे कि सेल डीड होती है, तो लैंड की कितनी वैल्यू उसके अनुसार स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती है। अब उस डॉक्यूमेंट में अमाउंट फॉरेन करेंसी में लिखा है, जैसे डॉलर हो गया ये सब, तो जब उस अमाउंट को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाएगा, उसी के बाद उस कन्वर्टेड अमाउंट पर स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, एड वैलोरम ड्यूटी बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट को देखकर डिसाइड किया जाता है कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, पहले से फिक्स नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन 23 की, स्टॉक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी वैल्यूएशन। अब मैं आपको बात बताऊं, जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था 50%, ठीक है, इतने में से अभी तक हमने 50% कवर कर लिया है। सेक्शन 20 तक बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सेक्शन 21 तक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मैं उसकी बात करूं, अब जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, अगर आप करना चाहो तो फिर आप सेक्शन 73 से स्टार्ट कर देना। ठीक है, अब है स्टॉक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी वैल्यूएशन, where instrument is chargeable with ad valorem duty on stock or security, value is calculated on the average price or value of such stock or security on the date of instrument। देखो ये ना, एक बात एग्जांपल से समझा रही हूँ तभी समझ आएगा इस सेक्शन को। ये कह रहा है, अगर शेयर की प्राइस दिन भर ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है, तो स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए किसी एक समय की प्राइस नहीं ली जाएगी। कैसे लोगे आप, जैसे हमने बोला कि स्टॉक मार्केट जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह, अगर हमने कहा इस पे भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। अब ये जो क्या होता है यहाँ पे, तो प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकता है, तो किस समय कौन सा प्राइस लेके हम उस पे जो है स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करें, तो बोला जाता है कि कोई एक समय की प्राइस नहीं होती, बल्कि जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, साइन हुआ है, उस दिन की आप एवरेज मार्केट प्राइस लीजिए। एवरेज क्या है, ठीक है, एवरेज मार्केट प्राइस लीजिए। जैसे मॉर्निंग में 100 था, आफ्टरनून में 110 हुआ, इवनिंग में 110 हुआ, तो एवरेज प्राइस इसका क्या निकला, 110 रुपए। ये रूल क्यों, ताकि बहुत कम समय की लो प्राइस दिखाकर कम स्टैम्प ड्यूटी ना पे कर दे, इसलिए फेयर एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रेट और एक्सचेंज और एवरेज प्राइस का एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें फॉरेन करेंसी का क्या है, इंडियन वैल्यू, किसी डॉक्यूमेंट में फॉरेन करेंसी का क्या है, इंडियन वैल्यू लिखा हुआ है, और उसी हिसाब से क्या स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी गई है, तो उसको तो शुरुआत में उसे सही माना जाएगा कि उसने सही किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रूफ देकर कहता है कि जो इसमें एक्सचेंज रेट है उसने गलत लिखा है, तभी उसे चैलेंज किया जा सकता है। सिंपल सी बात बताई गई है। जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट है, उसने ये कहा गया, जो यूएस का जो डॉलर है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो वो 80 इंडियन रुपी है, ठीक है, तो अब स्टैम्प ड्यूटी उसने उसी के अकॉर्डिंग पे कर दी, तो उसको हम करेक्ट मानेंगे जब तक कि आप उसको रॉन्ग प्रूव ना कर दें। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 25 कहता है इंस्ट्रूमेंट रिजर्विंग इंटरेस्ट। ये बात करता है कि एग्जांपल से, जैसे लोन अग्रीमेंट में अगर ब्याज की शर्त लिखी है, तो तब भी स्टैम्प ड्यूटी केवल मूल ऋण पर राशि पर ही लगेगी। सिंपल सी बात है, आपने अगर कोई अग्रीमेंट भी किया है, तो उसमें आप स्टैम्प ड्यूटी क्या है, आप स्टैम्प ड्यूटी उस पर प्रिंसिपल अमाउंट पे दोगे। ठीक है, इंटरेस्ट का क्लॉज है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा जोड़ के फिर स्टैम्प ड्यूटी लगाओगे, निकालोगे, नहीं, आप प्रिंसिपल अमाउंट पर स्टैम्प ड्यूटी निकालोगे, इंटरेस्ट वाले क्लॉज को इग्नोर कर देना। ठीक है, ये बात लिखी गई है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ उस सेक्शन के सामने वैसे वैसे लिख लेना। फिर है सेक्शन 26, सर्टेन इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड विद मॉर्गेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि राम ने क्या किया, बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया और उसने अपने क्या किया, शेयर्स को सिक्योरिटी के रूप में जमा करा दिया। अब इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनेगा, इस डॉक्यूमेंट पर अग्रीमेंट के अनुसार ही स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। इसका एक पहला क्लॉज है। दूसरा क्लॉज ये कहता है, सीता ने अपने शेयर बैंक्स को सिक्योरिटी के रूप में ट्रांसफर किया और लिखा कि लोन रिपे करने पर शेयर वापस मिलेंगे। इस डॉक्यूमेंट पर जो अग्रीमेंट, इस अब डॉक्यूमेंट पर क्या होगा, एक अग्रीमेंट की तरह स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। स्टैम्प ड्यूटी आपकी हर तरफ लग रही है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, ठीक है, अगर आपने अपने शेयर भी बैंक को सिक्योरिटी के रूप में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जो आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है उस पर भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी लग रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पर,
ट्रांसफर इन कंसिडरेशन ऑफ डेट, और अब आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि जब कोई संपत्ति क्या होती है, किसी एग्जाम्पल देखिए, जैसे मोहन ने अपनी जमीन 3 लाख रुपए के बकाया लोन के बदले दूसरे व्यक्ति को दे दी, किसी और व्यक्ति को दे दी। अब यहाँ पे 3 लाख को ही टोटल कंसिडरेशन मानकर क्या स्टैंप ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जब कोई संपत्ति किसी बकाया ऋण या किसी धन के भुगतान के बदले में हस्तांतरित कर दी जाती है, तो उस ऋण या राशि का कुल प्रतिफल का हिस्सा माना जाएगा और उसी पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी। सिंपल सी बात है। क्या हुआ, मोहन ने क्या करा, उसकी एक जमीन थी, उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए थी, तो उसने क्या किया, वो लोन पे नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। अब यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो हुई तो एक तरीके से सेल है ना, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। स्टैंप ड्यूटी तो यहाँ पे भी लगेगी, बेशक आपने मॉर्गेज डीड के अकॉर्डिंग लोन पे नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है मोहन ने, अगर अपनी इस तरीके से दूसरे व्यक्ति को दे दिए, तो यहाँ पे 3 लाख को ही हम टोटल कंसिडरेशन मान के उसी पे स्टैंप ड्यूटी लगा देंगे, लेकिन छोड़ेंगे हम आपको अब भी नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, वैल्यूएशन इन केस ऑफ एन्युटी। देखो ये बात कह रहा है कि यदि कोई दस्तावेज है जिसमें निश्चित अवधि के लिए, ठीक है, वार्षिक या नियमित भुगतान निर्धारित है, तो कुल देय राशि को स्टैम्प शुल्क के लिए माना जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल कंसिडरेशन होगी उसी पर आपकी क्या है, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। उसके बाद आ जाइए हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है, वैल्यू नॉट नोन, ठीक है, अनसर्टेन वैल्यू। अगर कोई ऐसा दस्तावेज है, ठीक है, दस्तावेज में कोई ऐसी वस्तु या अधिकार का मूल्य पहले से तय या पता नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज है उस दस्तावेज में जिसका हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस स्टैम्प शुल्क, तो उस पर स्टैम्प शुल्क उस अधिकतम मूल्य के आधार पर लगेगा जिसके लिए लगाया गया क्या है, स्टैम्प, उस लगाया गया स्टैम्प उस समय प्राप्त हो। जैसे कि राहुल ने साइन किया अग्रीमेंट एक कंपनी के साथ, जहाँ पे ये लिखा गया कि उसको कमीशन मिलेगी फ्यूचर में, लेकिन कमीशन का तो अमाउंट नहीं पता। देखो ये एग्जांपल एकदम वैसा नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये तो नहीं पता कितना अर्न करेगा। अब जब वो डॉक्यूमेंट बना रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, तो इस केस में जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, सिंपल सी बात याद रखना, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू सेक्शन 29 में बात की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टैम्प ड्यूटी पे होगी। फिर है फैक्ट्स मस्ट बी क्लियरली रिटन इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आप जो बना रहे हैं ना, उसके अंदर आपको सारे फैक्ट्स को बिल्कुल सही तरीके से लिखना है, ठीक है, तथ्य को इधर उधर नहीं करना है। उसके बाद है सेक्शन 31 डायरेक्शन एज टू ड्यूटी इन केसेस ऑफ सर्टेन कन्वेयांस, ठीक है। अभी बात कर रहा है कि एग्जाम्पल से समझिए, अमन ने बाय किया, अमन ने क्या किया, एक घर खरीदा, ठीक है, अमन ने 30 लाख में क्या एक बड़ी जमीन खरीदी, बाद में क्या हुआ, विक्रेता ने पहला हिस्सा 10 लाख रुपए में लिया, फिर दूसरा हिस्सा बाद में 20 लाख रुपए में लिया। अब वो क्या है, अलग अलग रजिस्ट्री कर रहा है, दोनों हिस्सों पर ही अलग अलग राशि के अनुसार स्टैम्प शुल्क लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार ही पे करना पड़ेगा, ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट हमारे सेक्शन पर, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू गिव रिसीट, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 5,000 से अधिक धन, ठीक है, 5,000 से अधिक धन या 5,000 से अधिक मूल्य की चल संपत्ति प्राप्त करता है, तो वो मांग करने पर उसे विधिवत स्टैंप युक्त रसीद देनी होगी। 5,000 से ज्यादा का केस है तो फिर आपको क्या है, आपको रसीद क्या है, देनी ही होगी, ठीक है, रिसीट देनी होगी। सेक्शन ये जो 33 है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर जो बात की गई है, ठीक है, 5,000 रुपीज की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अगर 5,000 से ज्यादा का अमाउंट है तब। उसके बाद सेक्शन 34 क्या बात करता है, सेक्शन 34 कहता है कि स्टैम्प शुल्क देने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, वह होगा जो धारा 19, 32, 33 के तहत व्यक्ति है वो जिम्मेदार है, और अगर कोई तय नहीं है तो जो दस्तावेज को एग्जीक्यूट कर रहा है ना वो व्यक्ति स्टैम्प ड्यूटी भरेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए एडजुडिकेशन एज टू प्रॉपर स्टैम्प। अगर कोई व्यक्ति है उसको ये संदेह है कि दस्तावेज पर स्टैम्प शुल्क लगेगा कितना, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो कलेक्टर के पास ले जाकर क्या कहेगा, वो कलेक्टर साहब से बोलेगा, साहब आप मुझे बताइए कि मैं इस पे कितनी स्टैम्प ड्यूटी पे करूं, ठीक है। 1 घंटा हो गया है और मैं अब थोड़ा पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मतलब सिंपल सी बात है सेक्शन 35 में कि प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी कितनी है, ये आप कलेक्टर साहब से पूछ सकते हो, बता दो।
ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन पे। हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है? 36 सर्टिफिकेट बाय कलेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई दस्तावेज धारा 35 के तहत कलेक्टर के पास लिया जाता है तो कलेक्टर ये जांचता है कि सही स्टैंप शुल्क दिया गया है या नहीं। ठीक है, अब कलेक्टर ये चेक करेगा। उसके बाद क्या होता है कि कलेक्टर को लगता है कि स्टैंप शुल्क जो है पहले ही दिया जा चुका है तो वो बाकी जो शुल्क बाद में जमा कर दिया गया है। तो क्योंकि देखो स्टैंप ड्यूटी कितनी पे होगी उसको नहीं पता था, उसने जाके कलेक्टर साहब से पूछा, कलेक्टर साहब ने बताया कि तुमने ऑलरेडी 50,000 रुपए पे कर दिए, 10,000 रुपए और पे कर दो, उससे 10,000 रुपए और पे कर दिए। अब वो यहाँ पर क्या करेगा, दस्तावेज पे एंडोर्समेंट करके क्या है, प्रमाण पत्र दे देगा। ठीक है, सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है, उसके बाद और अगर ऐसा लग रहा है कि दस्तावेज पर कोई स्टैंप शुल्क नहीं लगेगा तो फिर कलेक्टर ये भी सर्टिफाई करेगा कि इस पर कोई भी स्टैंप ड्यूटी पे नहीं होगी। ठीक है, और कलेक्टर जब एंडोर्समेंट कर देगा तो अब ऐसा माना जाएगा ड्यूली स्टैंप हो चुका है। अब आप इसको एविडेंस के लिए यूज कर सकते हैं और ये एक लीगली तरीके से रजिस्टर्ड भी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए इफ डॉक्यूमेंट इज ब्रॉट विद राजस्थान में निष्पादन के 1 महीने के भीतर लाया जाए तो उसी समय की शुल्क दर लागू। अगर आप जो डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं कलेक्टर के पास, अगर आप जो है एग्जीक्यूशन होने के बाद जो है डॉक्यूमेंट को 1 महीने के अंदर अंदर लेके जा रहे हैं तब तो उस पर ओल्ड ड्यूटी ही अप्लाई होगी। लेकिन अगर आप इसके बाद डिले में जा रहे हैं तो फिर जो करंट जो है ड्यूटी है और जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए वैसे इसमें जो भी एग्जांपल्स वगैरह है ना, मैंने सब आपको सीरीज में बता रखे हैं तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। ये तो सिर्फ एक रैपिड रिवीजन के पर्पज से क्लास है, लेकिन इतना भी कर लेंगे तो भी सफिशियंट है अभी के लिए। एग्जामिनेशन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये क्या कहता है, अगर कोई दस्तावेज ऐसा है न्यायालय, साक्ष्य लेने वाले अधिकारी या किसी सार्वजनिक कार्यालय के अधिकारी के सामने आ रहा है और उनको लग रहा है कि इस पे सही स्टैंप शुल्क नहीं लगा तो वो उसको जब्त भी कर लेंगे, कोर्ट में उसको जब्त भी कर लिया जाएगा। ठीक है, और फिर वो अधिकारी ये जांच करेगा स्टैंप, अगर अब जो है अधिकारी ने क्या इंक्वायरी की, स्टैंप जो है सही लगा है या नहीं, या कानून के अनुसार उस पे जो सही मूल्य का स्टैंप उपयोग हुआ है या नहीं। ठीक है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, पुलिस अधिकारी इस धारा के तहत दस्तावेज को जब्त करने के लिए बाध्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो उसको इम्पाउंड करेंगे ही करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आपराधिक न्यायालय के न्यायाधीश दस्तावेज को जब्त कर सकते हैं लेकिन हर मामले में ये अनिवार्य भी नहीं है। ठीक है, यदि निरीक्षण के दौरान कोई अधिकारी कम स्टैंप वाला दस्तावेज पाता है तो उसे तुरंत मामला कलेक्टर को भेजना होगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ इस पे स्टैंप ड्यूटी कम है तो आप क्या तुरंत मामले को कलेक्टर के पास भेज दो। अब कलेक्टर क्या कर सकते हैं, कलेक्टर कहेंगे कि इसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मुझे मेरे सामने लेकर आओ इसको। ठीक है, इसका स्टैंप जो है शुल्क उसका सही जांच करेंगे कि सही है या नहीं है। कम अगर कमी और शुल्क और पेनल्टी की मांग कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि कम शुल्क पे किया तो कलेक्टर साहब बोलेंगे इतना बच रहा है इसको पे कर दो, या फिर पेनल्टी की भी उस पर क्या करेंगे, लगा सकते हैं। आ जाइए उसके बाद हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 38 क्या बात करता है कि 1 रुपए तक का स्टैम्प शुल्क जो है, स्टैम्प शुल्क वाली बिना स्टैम्प की रसीद सार्वजनिक लेखा जांच में प्रस्तुत होती है तो अधिकारी उसे जब्त करने के बजाय सही स्टैम्प लगी नई रसीद देने को कह सकता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको ऐसी अनस्टैम्प्ड जो है रिसीट ऐसी मिली है, अनस्टैम्प्ड है लेकिन उसकी वैल्यू 1 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो ऑडिट के दौरान पे मतलब ऑफिसर ये कहेगा कि ठीक है आप इस पे जो है प्रॉपरली स्टैम्प्ड जो है रिसीट उसको उसको क्या है रिप्लेस करो, और मतलब जब्त नहीं करेगा क्योंकि 1 रुपए से कम की बात है। ये बात याद रखना, 1 रुपए से कम की बात है तब। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे। इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्प इन एडमिसिबल इन एविडेंस। सिंपल सी बात है, अगर कोई दस्तावेज है जिसपे स्टैम्प शुल्क लगता है, ठीक है, उसको साक्ष्य के रूप में आप स्वीकार नहीं करेंगे, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, रजिस्टर नहीं किया जाएगा, प्रमाणित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पर सही स्टैम्प शुल्क ना हो। ठीक है, तो स्टैम्प शुल्क भरो, फिर उसको आप क्या करा सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो कम स्टैम्प वाले दस्तावेज को बाद में स्वीकार किया जा सकता है यदि कमी स्टैम्प शुल्क जमा कर दिया जाए और पेनल्टी जमा कर दी जाए। सिंपल सी बात कह रहा है कि जो इनसफिशियंटली स्टैम्प डॉक्यूमेंट था हम उसको अभी भी एडमिट कर लेंगे। एक तो आप डेफिशिट ड्यूटी है वो पे कर दो और जो पेनल्टी है वो पे कर दो। सिंपल सी बात याद रखना, पेनल्टी जो है डेफिशिएंट ड्यूटी की 2% लग सकती है पर मंथ। ठीक है, और 25% हो सकती है डेफिशिएंट ड्यूटी की, विच एवर इज हाइयर। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पेनल्टी उसकी जो डेफिशिएंट ड्यूटी है उससे उसके डबल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद क्या बात की गई, कुछ मामलों में दस्तावेज फिर भी अगर स्वीकार किए जा सकते हैं, ठीक है, तो कुछ आपराधिक लेकिन बोला गया कि जरूर, अभी तो हमने ऐसा किया कि ठीक है आप ये सब पे कर दो, तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स को जो इनसफिशिएंटली स्टैम्प डॉक्यूमेंट है तो हम उसको एडमिट कर लेंगे, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट है फिर भी आप उसको एडमिट कर रहे हो, किस केसेस में, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है ऐसे केस में कोई डॉक्यूमेंट आया है तो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो भी आप उसको डॉक्यूमेंट को क्या है एडमिट करेंगे ही करेंगे, या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसको कलेक्टर ने सर्टिफाई किया था सेक्शन 36 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 40 क्या बात करता है, एडमिशन नॉट टू बी क्वेश्चन, अगर एक बार दस्तावेज जो है साक्ष्य के रूप में स्वीकार हो गया है तो उसी मामले में बाद में यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर प्राप्त स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगी थी, एक बार अगर एडमिट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉपरली स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट, ये कहता है यदि दस्तावेज पर पर्याप्त राशि का स्टैम्प है लेकिन गलत प्रकार का स्टैम्प है तो नियमों के अनुसार सुधार किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मॉर्गेज डीड का स्टैम्प लगाना था, सेल डीड का लगा दिया, लेकिन इक्वल है, पैसे उतने ही है, ठीक है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट इज ट्रीटेड एज ड्यूली स्टैम्प फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, और जैसे सर्टिफिकेट मिल गया अब प्रमाणन के बाद क्या होगा, दस्तावेज को शुरुआत से ही विधिवत स्टैम्प युक्त माना जाएगा। अब एक बात याद रखना, आपने बेशक से जो स्टैम्प ड्यूटी किसी भी दिन पे की हो, लेकिन डॉक्यूमेंट को ट्रीट ऐसे किया जाएगा जैसे आपने जो आपको जो ड्यूली स्टैम्प हुआ था एग्जीक्यूशन की ही डेट से, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट सेक्शन, इंस्ट्रूमेंट इम्पाउंडेड हाउ डेल्ट विद, अब जब कोई दस्तावेज जो है उसको धारा 37 के तहत अगर जब्त कर लिया गया है तो उसके आगे की कार्यवाही के लिए किसको भेजा जाएगा, उसको दस्तावेज को, अब क्योंकि आपने तो जब्त कर लिया, पुलिस अधिकारी ने या कोर्ट ने तो जब्त कर लिया, अब किसको भेजे, तो अब कलेक्टर को भेज दिया जाएगा। अब कलेक्टर, यदि अधिकारी के पास साक्ष्य स्वीकार करने का अधिकार है और वह पेनल्टी लेकर, जैसे कोई अधिकारी है, ठीक है, उसके पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, इस डॉक्यूमेंट को एडमिट कर सकता है, तो उसने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को क्या है क्या किया, स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद वो पेनल्टी लेकर या कमी शुल्क लेकर क्या है दस्तावेज को स्वीकार कर लेता है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसको भी कलेक्टर को भेजना ही पड़ेगा, जब्त कर रहा है तो, या फिर पावर थी कि वो एडमिट कर सकता है इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट, जैसे हमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पड़ा, लेकिन उसके बाद उसको कलेक्टर को तो भेजना पड़ेगा, और अगर कोई और केसेस है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप क्या कलेक्टर के पास भेज सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पर, कलेक्टर में रिफंड पेनल्टी, यदि दस्तावेज केवल स्टैम्प नियमों के उल्लंघन के कारण जब्त हुआ है तो कलेक्टर पेनल्टी को वापस भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कलेक्टर के पास पावर है रिगार्डिंग इम्पाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये कहता है कि जब कोई दस्तावेज धारा 37 के तहत या धारा 42 के तहत कलेक्टर को भेजा जाता है तो उस पर स्टैम्प शुल्क लागू हो तो कलेक्टर उसकी जांच करता है और फिर कार्रवाई करता है, ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर देंगे, आपने बोला स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की और कलेक्टर साहब ने मान लिया, ठीक है, क्या होगा, उसके उस पर इंक्वायरी की जाएगी, ठीक है। और अगर यदि कलेक्टर को लगता है कि हाँ जो दस्तावेज है उस पर सही स्टैम्प शुल्क लगा है या फिर उस पर कोई शुल्क लागू नहीं होता, फिर वो एंडोर्समेंट करेंगे, क्योंकि कलेक्टर साहब को एंडोर्समेंट तो करना पड़ेगा ना, ड्यूली स्टैम्प वाला, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ड्यूटी डेफिशिएंट है, अगर ऐसा होता है कि हाँ स्टैम्प तो कम है तो कलेक्टर कहेंगे कि जो कम पैसे हैं आप उसको भरो, पेनल्टी भी लगा सकते हैं वही 2% पर मंथ वाली या 25% उसमें से जो भी ज्यादा हो, ठीक है, अधिकतम पेनल्टी, लेकिन याद रखना कमी शुल्क की 2 गुनी तक ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड किया गया है सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से तो कलेक्टर क्या है पेनल्टी को वेव भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए हमारा नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प्ड बाय एक्सीडेंट, ठीक है, यदि कोई दस्तावेज जो है बिना स्टैम्प कम स्टैम्प वाला हो, उसे 1 वर्ष के अंदर कलेक्टर के पास स्वेच्छा से लाया गया तो कलेक्टर शुल्क को स्वीकार कर सकता है, और यदि गलती, ठीक है, और यदि गलती दुर्घटना मतलब भूल या आवश्यक स्थिति के कारण हुई है तो ऐसे में, ठीक है, मतलब मिस्टेक हो गई है तब की बात है। उसके बाद है सेक्शन 46, ठीक है। अब देखिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर कराऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गया है, रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी मैम मतलब एग्जाम नजदीक है तो थोड़ा सा आप इसका रैपिड रिवीजन करा दीजिए, तो अब जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं करा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मतलब ये मेरा चैनल नया है और मैं बहुत एफर्ट्स कर रही हूँ, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए हैं, किस तरीके से सब कुछ आपको ये पीडीएफ अवेलेबल कराया है, सब चीजें हैं, तो एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट बनता है
तो अभी तक के लिए इतना ही है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।